तो हम पढ़ रहे हैं जयपुर का इतिहास, और जयपुर के इतिहास में हमने अब तक क्लियर किया है भगवंत दास जी का इतिहास, और 1589 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगले उत्तराधिकारी बनते हैं मान सिंह जी। अब ये मान सिंह जी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मान सिंह जी के सबसे पहले जन्म के बारे में देखते हैं। इनकी डेट कभी कभी पूछ ली जाती है, पर ज्यादा तो तारीख नहीं पूछी जाती, लेकिन पूछ ही लेते हैं। जन्म 1555 में हुआ था, जबकि मोहनोट नैन्सी के अनुसार इनका जन्म 6 दिसंबर 1555 में मौजमाबाद सांबर में हुआ था। अब इनका जन्म हुआ 1555 में, जबकि 1562 में तो अकबर आ ही गए थे जयपुर। आमेर पर अपना आधिपत्य कर ही लिया था उन्होंने, जब भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। तो 1562 में आ गए, तो महज 12 साल की उम्र में ही मान सिंह अकबर की सेवा में चले गए, महज 12 वर्ष की उम्र में। और इन्होंने सबसे लंबे समय तक मुगल शासकों की सेवा की। 1589 से लेकर 1614 तक तो इनका शासनकाल है, लेकिन इन्होंने शुरू सेवा 1562 से ही कर दी थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे लंबा मुगल सेवा में रहने वाला राजा था, वो था आमेर का मान सिंह। अब 1589 में भगवंत दास की जब मृत्यु होती है, तो 1589 में इनका राज तिलक होता है बिहार में। बिहार में इनका राज तिलक होता है, लेकिन 1590 में विधिवत रूप से होता है आमेर में, और इन्हें 5000 का मनसबदार बना दिया जाता है पक्के तौर पर। जबकि इनके जो 1605 में जब अकबर की मृत्यु होने वाली होती है, उस समय से अकबर मरने से पहले इन्हें 7000 की मनसबदारी दी जाता है। यानी सबसे ज्यादा मनसबदारी हासिल करने वाले जो राजा थे वो थे मान सिंह जी। अकबर से इनकी मुलाकात रतनपुर में हुई थी, और ये इनके बहुत ही विश्वास पात्र सेना नायक थे। इन्होंने कुल मिला के 67 युद्ध में अकबर का साथ दिया था, यानी 67 युद्ध इन्होंने अकबर के साथ लड़े थे। 67 युद्ध, कितना लंबा। और ऐसे राजा थे ना ये, बहुत ही पराक्रमी। युद्ध तो कोई हारे ही नहीं थे, सिर्फ एक जो महाराणा प्रताप के साथ हुआ था, महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाए, बाकी सब युद्ध ये हमेशा जीतते थे। अब हम कह सकते हैं कि साइड गलत हो गई, गलत साइड चले गए, लेकिन राजा बहुत पराक्रमी थे, और अकबर को इन्हीं पर भरोसा था, और इन्हीं के सहारे ये अब तक जीत हासिल करते आ रहे थे। मान सिंह जी ने दो मुगल शासकों के साथ काम किया था। दो मुगल शासक जो इनके कार्यकाल में रहे थे वो थे अकबर, जो 1605 में इसकी मृत्यु होती है, और दूसरे थे जहांगीर। 1614 तक इनका कार्यकाल है, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं अपने कार्यकाल में रहते हुए मान सिंह जी के जो युद्ध अभियान थे उनके बारे में, जो उन्होंने अपने कार्यकाल में रहते हुए, हालांकि वो राजा जो उनको आधिपत्य मिला था शासन का वो 1589 में मिला था, लेकिन 1562 से ही वो अकबर की सेवा में थे, तो युद्ध अभियानों में अकबर के साथ जाते रहते थे। तो 1568 यानी 1568 से लेकर 68-69 में रणथंभौर अभियान में जब अकबर गए थे, तब मान सिंह जी साथ गए थे। उस समय रणथंभौर पर सुरजनहाड़ा का आधिपत्य था। किसका? सुरजनहाड़ा का। इनके साथ संधि वार्ता में सफलता प्राप्त की मान सिंह जी ने, और सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरा केस 1572 में शेरखा फरोदी के लड़के को लूटा, जब इनका लड़का गुजरात से ईडर की तरफ आ रहा था, तब अकबर के आदेश पर उनके साथ लूटपाट की थी। 1573 में डूंगरपुर में आस्करण को हराया था, और आस्करण के साथ युद्ध किया था। आस्करण, इस युद्ध में आस्करण के भतीजे थे बागा और दुर्गा, वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, और साथ ही बिहार में दाऊद खां के विद्रोह को दबाया था। 1574 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा अभियान में वो अकबर के साथ थे। यानी अपने राजा बनने से पहले इन्होंने अपने वीरता और पराक्रम का परिचय
दे दिया था, जिससे अकबर बहुत ज्यादा खुश था। 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो 5000 सैनिक देकर अकबर ने मानसिंह को भेजा था, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। अकबर ने कहा था कि या तो महाराणा प्रताप को मार के आना या उन्हें गिरफ्तार करके लाना, लेकिन दोनों ही चीजों में सफलता प्राप्त नहीं हुई। इससे अकबर थोड़े समय के लिए मानसिंह से नाराज भी रहा था। 1580 में अकबर ने मानसिंह जी को काबुल भेज दिया। वहां उन्हें मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। काबुल में जाकर उन्होंने मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया और वहां का आधिपत्य अपने हाथ में ले लिया। कहते हैं 1585 में मिर्जा हकीम की मृत्यु हो जाती है, 1585 में, जबकि इन्होंने वहां पर 7 साल तक राज किया था, 87 तक। मानसिंह जी ने 87 तक 1580 से लेके 87 तक वहां पे राज किया था और वहां का आधिपत्य संभाला था। और 1585 में मिर्जा हकीम की मृत्यु हो जाती है, मिर्जा हकीम की मृत्यु हो जाती है। अब इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, इनके जो पुत्र वगैरह होते हैं, वो अल्पवयस्क होते हैं, इतने समझदार नहीं होते कि राजपाट संभाल सके। इस बात का फायदा मानसिंह जी उठाते हैं। मानसिंह जी इस बात का फायदा उठाते हैं और वहां पर अपना आधिपत्य जमाते हैं और 5 कबीलों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं। 5 कबीलों पर आधिपत्य जमाने के बाद वो आमेर के झंडे को पचरंगा कर देते हैं। पहले आमेर का झंडा होता है, ये इनको मैंने आपको शुरू में बताया था कि राम जी के जो पुत्र थे कुश, उनका वंशज मानते थे। तो राम जी का जो झंडा होता था व्हाइट कलर का, सफेद कलर का, उसके अंदर झाड़ियां सी बनी होती, इस तरीके का। तो कुछ इसमें कुछ झाड़ियां वगैरह ऐसे बनी होती है। ये राम जी का झंडा था व्हाइट कलर का, इसको पचरंगा कर दिया था बाद में। तो पचरंगा कर दिया क्योंकि 5 कबीलों पर अपना आधिपत्य जमाया था। बाद में अकबर तक इस बात का पता चलता है कि मानसिंह जी ने वहां पर लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं वो अब वहीं के उसी साइड के मुगल साम्राज्य के थे। अकबर को ये होने लगा भी भाईचारा जाग जाता है, भी मेरे ही बंदों को वो तंग करने लग गया। तो वो काबुल से मानसिंह जी को वापस बुला लेते हैं। तो काबुल से राजा मानसिंह जी की पोस्टिंग कर दी बिहार। अब होता क्या था, जब भी जिस राजा से डर रहता था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मानसिंह जी की साइड गलत हो गई थी, बंदे बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो, तो उनसे डर था कि काबुल में वो मेरे लोगों को तंग कर रहा है, अकबर को ये लग रहा था। तो उसने क्या किया, बंदे का पोस्टिंग कर दो, पोस्टिंग कर दो, अपने आप टिका रहेगा। पोस्टिंग करने के बाद वहां अपने आप उलझ जाएगा। तो उसके बाद इनकी पोस्टिंग कर दी गई थी बिहार। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था जोधपुर में जसवंत सिंह जी का, तो उनको क्या ठेठ वहां अफगानिस्तान भेज दिया था, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनको बिहार की सूबेदारी गई 1587 में और 1594 तक यहाँ पर ये सूबेदार रहे। यहाँ पे इन्होंने नासिर खां और कतलू खां के विद्रोह को दबाए रखा और काफी निर्माण कार्य भी करवाए। वो मैं स्थापत्य कला जब सारी इनकी करवाऊंगी मानसिंह की, सारा डिटेल कर दूंगी। बंगाल के सूबेदार बाद में ये बने। 1594 में पूर्वी बंगाल ढाका में राजा केदार को हराकर वहां से शीला माता जी की मूर्ति लेकर आए और उसे आमेर में स्थापित किया था। मैंने आपको पहले बताया था ईष्ट देवी कौन थी और कुल देवी कौन से थे। कुल देवी थे इनके जमवाई माता और ईष्ट देवी है शीला माता जी। अब हम बात करेंगे मानसिंह जी के स्थापत्य कला। मानसिंह जी को निर्माण करना बड़ा अच्छा लगता था। कहते हैं एक निर्माण करना और एक विवाह करना। जहां जहां आक्रमण किया वहां शादियां कर देते थे। होते अपने अपने शौक राजाओं के अलग अलग। आफ्टर ऑल इतने पराक्रमी, इतने अच्छे शासक थे जिन पर मुगल शासकों ने इतना विश्वास दिखाया था, उन्हें इतनी सूबेदारी दी थी, मनसबदारी दी थी। तो उनकी स्थापत्य कला आज भी हम देख सकते हैं। कहते हैं ना, इतिहास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बंदा छोड़ के ही जाता है। वैसे ही मानसिंह जी ने काफी अपनी ऐसी चीजें छोड़ी है जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि जयपुर के राजा मानसिंह जी ने ये निर्माण कार्य करवाए थे, या उनकी जो सोच थी स्थापत्य कला के बारे में उसको हम जान सकते हैं। जैसे इन्होंने भवानी शंकर मंदिर बैकटपुर पटना, जब ये बिहार में सूबेदारी के थे, सूबेदारी जब बिहार की इनके पास थी तब इन्होंने उनका निर्माण करवाया था। एक इन्होंने कहे थे रोहतासगढ़ की महल, ये भी बिहार में है। जगत शिरोमणि मंदिर ये आमेर में है। ये जगत सिंह इनके पुत्र थे मानसिंह जी के, जो बंगाल अभियान के समय मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो इनकी माता जगत शिरोमणि जी की माता यानी मानसिंह जी की पत्नी ने इनके याद में ये मंदिर बनवाया था, जगत शिरोमणि माता।
और कहते हैं कि जब चित्तौड़ पर मानसिंह जी ने आक्रमण किया था तो मीराबाई जिस बालकृष्ण की पूजा करते थे उस बालकृष्ण को मानसिंह जी लेकर आए थे, उन्हीं की मूर्ति इस मंदिर में है। शीला देवी मंदिर ये मैंने आपको बताया था कि बंगाल यानी ढाका में आक्रमण करके ये लेकर आए थे और आमेर यानी आमेर के में इनका मंदिर बनवाया था। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में बनवाया था। आमेर के राजप्रसाद, ये जो मुगल शैली के ये महल है आमेर के छोटे छोटे, बाहर से मुगल शैली के लेकिन अंदर से राजपूताना शैली के। मुगल शैली का प्रभाव ज्यादा देखा जाएगा क्योंकि उस समय मुगलों का राज था वहां पर। महादेव मंदिर बिहार में बनवाया। मान पैलेस पुष्कर का जो मान महल है वो मानसिंह जी ने बनवाया था। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मानसिंह जी ने शुरू करवाया था लेकिन इनको कंप्लीट करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह जी, जो आगे हम पढ़ेंगे। और आमेर का किला इनको भी मानसिंह जी ने शुरू करवाया था लेकिन इनका निर्माण पूर्ण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह जी ने। तो ये थी इनकी स्थापत्य कला। देखा जाए तो मानसिंह जी ने काफी निर्माण कार्य करवाए थे जिनसे हम काफी प्रभावित हैं। और जब भी हम, ये बहुत ही दर्शनीय पर्यटन स्थल है, इनको देखने से तो मन ऐसे हो जाता है भी कैसे उस समय में भी इतनी अच्छी कलाकारी थी, इतने अच्छे लोग थे जो इन चीजों को बना रहे थे। और उदाहरण तो ताजमहल भी है। उस समय के अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो ताजमहल भी बहुत अच्छा बनाया था। इसी तरह उस समय के वो जो महल है आज भी इतनी मजबूती से खड़े हैं कि चाहे तूफान आ जाए चाहे भूकंप आ जाए लेकिन वो नहीं हिलते। किसी भी इतिहास में कोई भी राजा हो, स्थापत्य के साथ साथ साहित्य में भी उनकी रुचि रहती है। अब तक हमने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है उसमें हर राजा का कोई ना कोई साहित्यकार रहा होगा, दरबारी कवि था, कोई ना कोई था जो हमने स्टडी की थी और उनके लेखन से ही हमें पता चलता है कि फलां राजा ने ये काम किया था, वरना हमें तो कहां से ही पता चले राजाओं की हिस्ट्री के बारे में। तो मानसिंह जी के जो दरबार में थे वो थे राय मुरारी दास, जिन्होंने मान प्रकाश लिखी थी, और पुंडरीक विट्ठल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये अच्छी तरह से याद रखना। इनकी जो कृतियां थी वो रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय। अब ये राग राग करके याद कर लेना, हो जाएगा याद। रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, ठीक है। और उसके बाद है जगन्नाथ जी, ये मानसिंह की कीर्ति मुक्तावली, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ये इन्होंने लिखी थी। इन्हीं के साथ मानसिंह जी को अकबर ने उपाधियां भी दी थी। एक तो दी थी फरजंद, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना, और एक मिर्जा राजा। ये जो मुगल शासक थे ना पहले अपने उपाधि के साथ मिर्जा लगाते थे, बाद में इन्होंने बादशाह लगाना शुरू कर दिया था। फरजंद बेटे को कहते हैं, पुत्र को कहते हैं। तो अकबर इन्हें पुत्री मानते गए, तो मेरे पुत्र जैसा है, तो फरजंद इनको उपाधि दी थी।